हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग सीटेट को ध्यान में रखते हुए सितंबर में जो होने वाले उसी की तैयारी में लगे थे। हम लोग प्रीवियस कर रहे थे। 2013 में मैंने सीबीपी और ईवीएस कंप्लीट कराया था। हिंदी हमारा रह गया था। ये देखिए, आप आज हम लोग हिंदी करेंगे। हिंदी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, गद्यांश इसको पढ़ करके आपको आंसर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इधर उधर बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भी शब्द है क्रिया, ये विशेषण, संबंधवाचक और निपात। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भी शब्द क्या है? निपात। देखिए थोड़ा समझते हैं। भी निपात शब्द है। इसके अलावा अन्य निपात शब्द ही, तो, हाँ, मत, नहीं आदि सब आते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92। 92 को देखेंगे। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि, तो वास्तविकता, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहे कि वाक्य में वाक्य के अंतर्गत रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द होगा, ठीक, वास्तविकता। चलिए दूसरी सच्चाई यानी उसकी समानार्थी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 93। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? इसमें देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दम दाम्पत्य का अर्थ न जानना। अब देखिए एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण है दाम्पत्य का अर्थ न जानना। करे कि संप्रति संप्रति गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यह जीवन निश्चय ही जीवन रूपी धुरी के दो पहिए के समान है, जिससे समझना आवश्यक है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम लोग। 94 करा है कि घर में किस चीज का आग्रह आग्रह बना हुआ है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए 94 का आपका हो जाएगा डी। डी ऑप्शन देखिए दिया है कि बहुत बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, ठीक। यानी कह रहा है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। इसमें देखिए दिया है कि घर में बहुत बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा आने का आग्रह बना हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, अच्छे माता पिता बनने का, ठीक। यहाँ थोड़ा समझते चलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि सभी को अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, तभी वह अच्छे अपने बच्चों की सही ढंग से परवरिश कर सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। माता पिता को बच्चों की सही सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो एक्सप्लेन को थोड़ा सा समझते चलेंगे। एक्सप्लेन में देखिए लिखा है कि माता पिता माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि अच्छी अच्छी शिक्षा दीक्षा से वे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज से ही बढ़ता हुआ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी संभव है। उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97। समाज और सत्ता किसके प्रति किसके प्रति सजग नहीं है? तो ऑप्शन आपका देखिए सी हो जाएगा, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। अब थोड़ा समझते चलेंगे। समाज और सत्ता में निश्चय ही इस बात की जागरूकता नहीं है कि ऐसी ऐसी शाला या संस्था की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से लोगों को ऐसी तालीम दी जाए ताकि घर समाज का वातावरण बेहतर हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग। 98 कह रहा है लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? तो देखिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। तो लेखक के अनुसार देखिए, लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि लोग शादी तो कर लेते हैं, परंतु इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। वे यह जानने
जानते ही नहीं कि यह कितना मधुर एवं पावन बंधन है। अतएव हमारे लिए यह जरूरी है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 का है कि माता पिता शब्द युग्म है। अब इसमें देखिए आपका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, सार्थक शब्द युग्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको देखते हैं इसको। यहाँ भी देखिए दिया निर्देश, नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़ करके सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए 100 का 100 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपके डी राइट हो जाए, प्र यानी प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, ये प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 का है कि क्वेश्चन नंबर 101 का है कि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कह रहे कि देखिए ऑप्शन सी है भाग्यवाद का। कवि ने भाग्यवाद की महिमा का खंडन किया है। ठीक, चलिए 102 को देखते हैं हम लोग। 102 का है कि विधि अंक से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डी देखिए भाग्य का लिखा हुआ। ठीक, विधि अंक यानी कि विधि अंक से आशय है कि भाग में जो लिखा हुआ है ऐसे है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 का है कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ है तो क्या होता। ठीक, देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है। अगर देखिए भाग्य से, अगर भाग्य के अनुसार देखा जाए, इसको समझते चलेंगे, एक्सप्लेन को समझेंगे तब क्वेश्चन का आंसर समझ में। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर भाग्य होता तो उसमें क्या होता, धरती क्या करती, स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति को उगल देती। लोग कहते हैं ना कि भाग्य में होगा तो आपको जरूर मिलेगा, तो मिल ही जाता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रतन। अब देखा जाए थोड़ा समझते चलेंगे, तुकबंदी के कारण रतन शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। रत्न शुद्ध स्वरूप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105। 105 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है। ठीक, अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट है, वसुंधरा। अब थोड़ा समझते चलेंगे, वसुधा का समानार्थी शब्द वसुंधरा है, जबकि जलधि एवं वारिधि दोनों समुद्र के पर्याय हैं और महीप राजा का पर्यायवाची है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, पैराग्राफ दो रहता है, पैराग्राफ के ही पॉइंट से आपको ग्रामर से पूछ देता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए अलग से ग्रामर नहीं देता है, और पैराग्राफ से ही पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ से आपका शिक्षण शुरू हो रहा है, पेडागोजी। अब देखिए क्वेश्चन कर 106 करे बच्चे। अब यहाँ बता रहे देखिए, कह रहे कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा तरीका है देखिए, थोड़ा समझते चलेंगे। तो ऑप्शन देखिए इसमें सी राइट हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ठीक कह रहे हैं, यहाँ समझते चलेंगे, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। यानी बच्चों से हम विभिन्न संदर्भों में जब बातचीत करेंगे तो उनका मौखिक जो होगा वो अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें देखिए सी। हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन है। देखिए भाषा के मौखिक और लिखित मौखिक रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन को समझेंगे तो अच्छे से और समझ में आता है। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं हम लोग।
108 कह रहा है, देखिए कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपके हो जाएंगे डी, विद्यालय प्रमुख निर्देशों का पालन करना। अब थोड़ा समझते चलेंगे, डी को समझेंगे अच्छे तरह एक्सप्लेन को, तो पूरा हमें तीनों ऑप्शन समझ में आ जाए। देखिए भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, मतलब जो इसमें वर्तमान समय में जो चीज तकनीकी है उसको कक्षा में, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, आप उसको लाइए लगाइए बच्चों को अच्छे तरीके से और अच्छे से बच्चे सीखेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, बच्चों की क्या जरूरत है, किस हिसाब से सीखना चाहते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, बच्चे उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, न कि विद्यालय का प्रमुख निर्देशों का पालन करना ही इसमें निगेटिव मतलब इसमें इसके अनुसार नहीं। उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 करा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब देखिए तो ऑप्शन देखिए आपका राइट हो जाएगा ए, कह रहे कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी कि जब बच्चे की वातावरण से घर से आसपास की भाषा से मिलती जुलती होगी तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में उसको सीख सकता है, सीख लेगा अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका सबसे बेस्ट आपका अगर आंसर होगा तो आपका बेस्ट देखिए कौन हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। 110 का आपका हो जाएगा डी, आपका राइट होगा। थोड़ा समझते हैं डी में क्या दिया, देखिए भाषा का प्रयोग सिखाना, यानी कि सबसे बेस्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो 100 यानी कि 110 का डी हो जाएगा। चलिए अब 111 का है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या अंतर हो सकता है दोनों। कह रहे कि देखिए ऑप्शन अगर इसमें पूछने का मतलब यही है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पढ़ाई जाने वाली भाषा में कोई अंतर होता है, तो ऑप्शन देखिए सी राइट हो गया, समान हो सकती है। थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, ऐसा होने की दशा में ज्ञानार्जन सहज हो जाता है। मतलब अगर घर की भाषा, अगर बच्चे को स्कूल की भाषा दोनों अगर सेम हो जाए बच्चा और जल्दी सीख सकता है। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि बच्चा अगर घर में अगर हिंदी, उसके यहाँ अगर सब लोग खड़ी हिंदी अगर बोल रहे हैं तो स्कूल में जाकर बच्चा सीखने में दिक्कत नहीं होगी। वही अगर मान लीजिए बच्चा अगर घर में भोजपुरी भाषा यूज करता है, अवधी भाषा बोल रहा है और भी अदर भाषा भी बोलता है, स्कूल में जाने के बाद उसके भाषा के अनुसार अगर थोड़ा सा वातावरण नहीं मिलेगा तो बच्चे को सीखने में कठिन है, धीरे धीरे उस माहौल में ढलने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो खड़ी हिंदी अगर बोल रहा है बच्चा, अच्छे तरह यूज कर रहा है हिंदी भाषा का, लेकिन उसमें अगर सीखेगा तो बच्चे को बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगी और आप अपने ही विद्यालय में इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों की भाषा के अनुसार भी हमें उनको सिखाना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 112 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आपका सबसे सटीक हो जाएगा ये, भाषा प्रयोग के अवसर। अगर जहां अवसर हम दिए बच्चे को तो समझिए आपका तब क्या करें, उसको लॉक कर दें, यानी उसी ऑप्शन को आप सही मानेंगे। देखिए कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए भाषा प्रयोग के अवसर अधिक महत्वपूर्ण है, यानी बच्चे को जब अवसर देंगे तो भाषा अच्छे से सीख जाएगा। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। कौन हो सकता है, तो आपके ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे सटीक ये होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 करा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ठीक, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपके डी राइट होगा। थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक, मतलब चित्र वाले होंगे तो कक्षा 1 2 के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए समझते चलेंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कहानी का चयन करने हेतु यह आवश्यक है कि शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन शैली चित्रात्मक हो ताकि वे बड़ी आसानी से यह रुचिकर
ढंग से कहानी के तत्व को समझ सके, यानी कि चित्र वाला होगा तो बच्चे बहुत जल्दी से उसको सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 करे देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक, तो केवल वाला तो पहले हटा दीजिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें कविता और कहानी के द्वारा केवल, ये भी गलत है। केवल केवल तो इसे कट जाएगा, ऑप्शन ए और बी तो इसे आपको खत्म हो गए। अब बचे डी और सी और डी, बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का विकास। अब देखिए इसमें आपको देखा जाए तो बच्चे बच्चे बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी राइट है आपका, यानी कि बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि आप देखिए इसमें देख सकते हैं। अब देखिए समझते चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 116 कर रहा है कि पढ़ने पढ़ने का प्रारंभ कैसे करना चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट हम ऑप्शन चलेंगे तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, देखिए कह रहे कि जब भी हम कोई पठन कार्य करें तो यह महत्वपूर्ण है कि करे कि सारगर्भित सामग्री का ही चयन हो और इसमें मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ थोथे विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा के बारे में सबसे अगर बेहतर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे बढ़ते हम लोग, इसमें एक्सप्लेन में कुछ नहीं दिया है, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 करें, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन आपके सी सबसे बेस्ट हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। ठीक, अब यही ऑप्शन आपका दे दिया है, ऑप्शन सी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन को देख सकते हैं। कह रहे 119 कह रहा है, 119 कह रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो निगेटिव पूछा है, तो भाषा प्रयोगशाला पे लागू नहीं होता है। थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोग पे लागू नहीं होता है। और बाकी इस पे देखा जाए विज्ञापन, अखबार, साइन बोर्ड, इस पे भाषा लिखी मिलती है आपको। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 करा है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर आपके कक्षा में बच्चा अगर मान लो कोई अगर गलती करें तो आप त्रुटियां करें तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया, ये आपका राइट हो जाएगा, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्द का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। मतलब अगर बच्चा कोई त्रुटि करे तो आप उसको सही लिखवा करके उस बच्चे को दोनों को कहें कि इसमें देखिए कौन गलत है, फिर उनको अवलोकन करने का अवसर दें, तो बच्चा उसमें अपने आप को ही चेक कर लेगा हाँ गलत कौन सा है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया। चलिए एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। कतिपय बच्चे कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। जब बच्चा खुद अगर पहचानेगा, उसको करेगा, तो उसको समझ में आएगा कि गलत क्या है सही क्या है। अन्यथा बच्चे को अगर हम ये कहेंगे कि नहीं आपने गलत किया है, इसको ऐसे नहीं वैसे करिए, तो बच्चे को थोड़ा सा दुख, यानी उसको अपने आप में ये होता है कि टीचर हमारी इंसल्ट कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं, हमें उससे खुद वो अपनी गलती को ढूंढने के करिए, आप दोनों को अंतर करिए, करने का अवसर देंगे तो बच्चा जल्दी से सीख। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आ गई। ये था आप लोगों का हिंदी का। ठीक, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये था आपका 2013 का हिंदी पेपर। ठीक, तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोग का वैकल्पिक हिंदी। चलिए तो सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं और अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।